सचिव और अध्यक्ष छात्र कल्याण की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाया है। हम आपको स्वसम्मान आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर नरेंद्र श्रीवास्तव साहब। धन्यवाद सुधांशु जी। थोड़ा सा सर्वप्रथम मैं उद्घोषक महोदय एवं माननीय कुलपति कुल सचिव बीएन मंडल विश्वविद्यालय, कुलानुशासक बीएन मंडल विश्वविद्यालय, डेवलपमेंट पदाधिकारी, प्रिंसिपल एपी कॉलेज मुरलीगंज, तत्काल बंधु और जितने भी वरीय और कनीय शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं, छात्र छात्राएं, सभी को मैं ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आज एक संगोष्ठी में बिहार दिवस, बिहार इतिहास एवं संस्कृति जो बीएन मंडल के द्वारा आज आयोजित किया गया है उसमें उपस्थित। बिहार आपका जो आज का शीर्षक है वह है बिहार इतिहास एवं संस्कृति। बोलने को तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है और खास करके जो पूर्व में बोले हैं वक्ता काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बोल दिया, लेकिन इसमें जो भी सांस्कृतिक विकास होते हैं, इतिहास तो एक पहलू होता ही है क्योंकि वो संस्कृति को वो प्रभावित करता है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो होता है ज्ञान। अगर हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि आज बिहार दिवस है, अभी नरेश बाबू बोले कि 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, इसकी घोषणा 1911 में हुई थी और स्थापना 1912 में हुई और बहुत लंबी बातें यहाँ पे बोली गई। तो बिहार का जो इतिहास है ये बहुत पुराना है। अभी बैठे हुए हैं एंशिएंट इंडिया के विद्वान और खास करके जो भी एंशिएंट इंडिया है, प्राचीन भारत है, उसका इतिहास उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो बिहार से ही केंद्रित है, बिहार से बाहर वो नहीं जा रहा है। और अगर दक्षिण भारत में जाएंगे तो वो चोला डायनेस्टी से केंद्रित हो जाता है, लेकिन उत्तर भारत में जब आप आते हैं तो इसके सारे जो इतिहास है, और एक रिक्वेस्ट पहले ही है कि भाई हम जंतु विज्ञान के इतिहास में कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। इसकी इतिहास जो है वो उत्तर भारत में बिहार से ही केंद्रित है और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो कारण थे जिसने सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित किया वो था आयरन का उपयोग करना। और सबसे पहले अगर हम विज्ञान को देखें, साइंस को देखें, यहाँ पे हम साइंस की बातें कर रहे हैं, तो भारत में जो आदि मानव का प्रवेश द्वार था वो नॉर्थ फ्रंटियर था, नॉर्थ फ्रंटियर कॉरिडोर से वो आदमी, क्योंकि उत्पत्ति जो हुई है मानव का वो अफ्रीका में हुई। जितने भी पूरे दुनिया में मानव हैं, पूरे दुनिया की हम बात कर रहे हैं, केवल भारत की बात नहीं कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति जो हुई है वो अफ्रीका में ही हुई। ये प्रमाणित है, वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के आधार पर भी प्रमाणित है। और वहाँ से उस समय पूरे ज्योग्राफी वाले समझ रहे होंगे, उस समय पूरे जो आपका ये जो अर्थ है वो एक ग्लोब था, एक लैंड मास था। वो समय के अनुसार उसका ड्रिफ्टिंग हुआ, जिसको बोला गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एंड इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा जो है वो आप अभी आज जो कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, उसके निर्माण हुए। तो उसके पहले मानव का, आदि मानव वहाँ पर विकास हो चुका और वहाँ से वो माइग्रेट किए। कुछ तो कॉमन लैंड मास के समय ही माइग्रेट किए और कुछ कॉमन लैंड मास को ड्रिफ्ट होने के बाद माइग्रेट किए। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन हुआ वो अफ्रीका से यूरेशिया में माइग्रेशन हुआ, यूरेशिया से एक ब्रांच एशिया की तरफ आ गया और एक ब्रांच चला गया आपको यूरोप के तरफ। जो एशियन ग्रुप थे जो एशिया की तरफ माइग्रेट किए, वो सबसे पहला सेटलमेंट उनका हुआ आपको सिंध और बलूचिस्तान के रेंज में, जो कि इतिहास में हम समझी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक चेंज, वाटर बॉडीज का बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। हम बहुत ब्रीफ में इसको लेकर चलेंगे, आपको वहाँ तक पहुँचा देंगे, बहुत लंबा लेकर चलेंगे नहीं। वहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के द्वारा वाटर लॉगिंग का चेंज हुआ और उसके चलते वहाँ पे उस पॉपुलेशन का माइग्रेशन, पॉपुलेशन का माइग्रेशन का सबसे मेन आधार उस समय जो था, या तो आप पैदल जाइए या रिवर वेज के द्वारा, दूसरा कोई उपाय नहीं था।
और घोड़ा से भी जाइएगा तो बहुत समय लेगा, क्योंकि उस समय तक फोर्स का है, रिपोर्ट आ गया है। तो मेन जो वहाँ पे कोर्स देखा गया वो था सिंधु के बाद लोग गंगा तक पहुँचे, और गंगा के बाद गंगा बेसिन के द्वारा वो माइग्रेट था। और सबसे सूटेबल उनको जो जगह मिला वो मिला पटना के लगभग, और यहीं पे सबसे पहले आपका एक जिसको हम बोलते हैं किंगडम, क्या 16 राज्य, 16 किंगडम्स पूरे इंडिया में स्थापित हुए, और जिसमें सबसे मजबूत बना वो बना पाटलिपुत्र। इसके बारे में बहुत लोग बहुत सारा चीज़ बतला चुके हैं। इस बीच में जो सांस्कृतिक हमारी विरासत है, ऐसा नहीं है कि वो सांस्कृतिक विरासत रुकी रही, ये सांस्कृतिक विरासत भी विकसित होती रही। और ऋग्वेदिक काल में जितनी भी ऋचाएँ हैं, अभी कश्यप जी ने बोला कि वैशाली पहला गणराज्य है, एकदम सही बात है, ऐतिहासिक किताब है, इतिहास में भी लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप ऋग्वैदिक ऋचाएँ पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये चर्चा है, इतिहास वाले जानते होंगे, वहाँ पे 2 शब्द का प्रयोग किया गया है, सभा और समिति। सभा जो होता था वो किंग्समैन, जो क्योंकि उस समय ट्राइबल सोसाइटी था, हर ट्राइब्स के एक हेड होते थे, और कोई भी निर्णय जो होता था वो सारे ट्राइबल्स के हेड आके उसको निर्णय लेते थे, उसको बोला गया था सभा। और समिति जो होता था वो कैबिनेट होता था, जैसे सर का कुछ कैबिनेट होगा तो वो कैबिनेट होता था, जो कि एक राजा को अपना निर्णय देता था, ये कैबिनेट। और वहीं से यानी गणराज्य रिपब्लिक सिस्टम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड, वो ऋग्वैदिक पीरियड में ही इनिशिएट कर चुका है। उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम में हम गणराज्य देखते हैं उसकी निश्चित रूप से स्थापना आपको हुई थी वैशाली, लिच्छवी गणराज्य जिसको हम बोलते हैं। उस समय हरण्यक वंश चल रहा था शायद आपके बिहार में, क्या सही है। उसके बाद उस पीरियड में जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल की जो संस्कृति थी वो बहुत विकसित थी। जितनी कुरीतियाँ सोशल, हम अभी संस्कृति की बात कर रहे हैं, सोशल जो भी कुरीतियाँ थी जो आज हम आप देखते हैं वो ऋग्वैदिक काल का नहीं था, वो आफ्टर ऋग्वैदिक काल है। आफ्टर ऋग्वैदिक काल मतलब लेटर वैदिक पीरियड में ये सब ज़्यादा आई, और जैसे ही वो सब सोसाइटी में डेवलप किया तो सोशल रिफॉर्मेशन, क्योंकि जो भारत, क्योंकि आपका शुरू का जो सोसाइटी है वो बिहार से ही डेवलप कर रहा है, और इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी ऑलवेज रिफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया, कभी भी उसने रिफॉर्मेशन को रिजेक्ट नहीं किया। और उस सोसाइटी में 16 रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू हुए आफ्टर माने हरण्यक डिनेस्टी, मतलब ड्यूरिंग द मतलब प्री गुप्ता पीरियड, सॉरी प्री मौर्य पीरियड। प्री मौर्य पीरियड में 16, जिसमें सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ बौद्ध, जैन और आजीविका संप्रदाय। सबसे पहले बौद्ध, फिर जैन, फिर आजीविका संप्रदाय। और उन्होंने जितने सांस्कृतिक कुरीतियाँ वहाँ पे आई थी, क्योंकि बहुत बात इसमें बोला गया है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, उसको उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, बोला कि नहीं ये सोसाइटी में जरूरी नहीं है, ये वैदिक भी नहीं है, ये सोसाइटी में भी जरूरी नहीं है और वैदिक भी नहीं है। एंड ये क्या कर रहा है कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर एक दे रहा है एग्जिस्टिंग सोसाइटी में। और इसका नतीजा था कि इस दोनों धर्म को, आजीविका संप्रदाय को नहीं मिला, लेकिन इस दोनों जैन और बौद्ध धर्म को राज्य की सपोर्ट मिलने लगा। सबसे पहले अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य को देखें तो उनका अंतिम पीरियड जैन के रूप में रहा, उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा। अशोक ने अपने पूरे राज्य, ये सब कोई जानता है, आपका उड़ीसा का जो उनका युद्ध हुआ उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे रूप से डेवलप किया। और ये ऐसा पीरियड था कि बौद्ध धर्म से लेकर जैन, सॉरी ऋग्वैदिक पीरियड से लेकर और आपको मौर्य काल मतलब बौद्ध पीरियड तक भारतीय संस्कृति जो थी
जिसको हम बिहार की संस्कृति उस समय बोल सकते हैं, वो इतनी डेवलप कर गई कि पूरे वर्ल्ड का केंद्र यहाँ पे है। और उस समय लगभग 6 विश्वविद्यालय, जिसमें 2 हमारे बिहार में है, 3 बिहार में, 3 हमारे बिहार में, विक्रमशिला, नालंदा, एक और है विक्रमशिला उदंत, 3 विश्वविद्यालय, हाँ कर दे, 3 विश्वविद्यालय, छोटा खंड का जैसा है, 3 विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए। और वो इतना डेवलप कर गया, या सब कोई जान रहे हैं कि वहाँ पे पूरे दुनिया के लोग अध्यात्म, फिलॉसफी, आपको ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, चिकित्सा, इतने को पढ़ने के लिए आने लगे। और कहीं ना कहीं किसी को ये अच्छा नहीं लगा होगा, और उन लोगों ने आके इस पूरे जो भी आपकी पांडुलिपियाँ वहाँ पर थी उसको उन्होंने ध्वस्त किया। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज थे, मान लीजिए आपका ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे हम सभी प्रोफेसर कुछ पांडुलिपि जमा कर रहे हैं, कोई आके इसमें जला, तो वो जो कैरी ऑन होना चाहिए था सोसाइटी में, वो कैरी ऑन नहीं। और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि आपके भारत में जो विकसित कॉन्सेप्ट्स थे ज्योतिष का या ज्यामिति का या जो भी एस्ट्रोनॉमी का, वो सब आज एक लाइन और थोड़ा सा हमको समझ दे दीजिए वो सब महोदय, क्योंकि बहुत छोटा हम इसको कितना कर सकते हैं। आज हम बोलते हैं कि जूडो कराटे चाइना का डेवलपमेंट, पूरा वर्ल्ड बोलता है, हम बोलते हैं नहीं है, ये बौद्ध धर्म का डेवलपमेंट। और बौद्ध में वज्रयान जो कि डेवलप किया आपको नॉर्थ फ्रंटियर में, मतलब भूटान में ब्रह्मा के रेंज में वज्रयान जो डेवलप किया, और वज्रयान के जो मॉन्क थे जब वहाँ से चाइना जाने लगे तो उन्होंने उस रास्ते में बहुत लुटेरा हुआ करता उसको, क्योंकि वो अहिंसक थे, तो उन्होंने जूडो कराटे और कुंफू को डेवलप किया। तो ये आज क्योंकि हम अपने विरासत को भूल चुके हैं, उसको नष्ट कर दिया गया है, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। अगर इस संस्कृति को हम और आगे लेके चलें तो हमने उसके बावजूद हर एक संस्कृति को अपनाए, और यही कारण था कि मध्यकालीन, अब मध्यकालीन में आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे आधुनिक। मध्यकालीन भारत में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे सूफीज़ मूवमेंट का। अभी भी आप जाइए, आप पटना के अगल बगल में बहुत सारे सूफी सेंटर हैं, और उस सूफिज्म को भी यहाँ पे अपनाया गया। सूफिज्म के बाद अभी ये बोले पादरी की हवेली, उसको भी हमने बिहार में अपनाया गया। यानी बिहार ने या इंडियन सोसाइटी ने कभी किसी को डिस्कार्ड नहीं किया है, जिससे जो अच्छा मिला, वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को, जिससे जो भी अच्छा मिला हमने उसको अपनाया। आज़ादी के मूवमेंट में भी ऐसा नहीं है, आज भी बहुत ऐसे सिस्टम चल रहे हैं, अब आधुनिक में आ गए, बहुत ऐसे सिस्टम चल रहे हैं। आज भी आपका IPC CRPC है, किसका दिया हुआ? भारत तो डेवलप नहीं किया, ये IPC CRPC आज भी आपका ब्रिटिश का, ब्रिटिश के द्वारा ये दिया हुआ IPC और CRPC एविडेंस है, सारे ब्रिटिश के। आपके जितने IAS IPS के जो पर्सनल लॉज हैं सब ब्रिटिश के दिए, पोस्टल है ब्रिटिश के दिए। तो कहने का मतलब कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति या बिहार का जो संस्कृति है, कभी बहुत लंबा समझ लीजिएगा, इस पर बात कर लेंगे। और अभी तत्काल एक हमने किताब पढ़ा है, सचिंदर बाबू भेजे थे, और उसमें उनका जो व्याख्या है वो हमको अच्छा लगा। एकदम हम खोल कर बोलते हैं, उनका व्याख्या हमने पढ़ा, हमने तीनों किताब पढ़ा। तो क्योंकि हम लोग एक शिक्षित वर्ग से हैं, तो हम लोग का जो अपना थॉट है वो कभी भी कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब एक सीमित दायरा में नहीं रहता। हम लोग एक ओपन डिस्कस करें, ओपन डिस्कशन करें, और सांस्कृतिक विकास जो भी हो सकता है, इतिहास से क्या करें, इतिहास से हम शिक्षा लें और अपने संस्कृति का विकास करें। और जब तक आप इसका विकास नहीं करिएगा वो रुक जाएगा। और ये गीता में भी बोला हुआ है कि व्यक्ति, समय सभी परिवर्तनशील है। अभी हम जो है 1 घंटा के बाद वो सिस्टम मेरे सेल का नहीं होगा, और ये बायोलॉजिकली भी प्रूफ है कि आज मेरा सेल अभी जितना वर्क कर रहा है
कल को वो वर्क में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आएगा। तो समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जो भी सांस्कृतिक रिफॉर्मेशन है, जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है, उसको हम ज़रूर अपनाएं। ये आपके यूनिवर्सिटी सिस्टम पे भी लागू हो रहा है। अभी नरेश बाबू बोले विश्वविद्यालय में, अभी विश्वविद्यालय में कुलपति महोदय हैं, कुल सचिव महोदय हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। फील्ड में बोला जाता है कि शिक्षक नहीं आते हैं, हम यहाँ पे मंच से बोल रहे हैं कि छात्र नहीं आते। आगे कोई छात्र या गार्जियन बोले हमसे बात, हमने फ़ोन किया, गार्जियन को फ़ोन किया, उसके बावजूद मेरे यहाँ 12 से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं हो पाया। आप कैसे शिक्षक को बोल सकते हैं? और आप बोलेंगे कि हमको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, और जब तक आप क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त नहीं करते हैं, आप किस कंपटीशन में जाइएगा? कैसे नेट में आपका हो जाएगा? आप बोलते हैं कि मेरा नेट सिलेक्शन होना चाहिए, कैसे हो जाएगा? बताइए। तो ये भी एक आपका चेंजिंग है जिसको आपको लाना पड़ेगा। और बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसमें कहीं दूमत नहीं है। कुलपति महोदय भी मेहनत कर रहे हैं, कुलपति महोदय यहीं के हैं, इसीलिए भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, भाई हमको यहीं रहना है। कुल सचिव महोदय भी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन उस मेहनत के साथ साथ जब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम विभागाध्यक्ष हैं, हम घर में सोए रहे, कुलपति महोदय क्या करें? घर विभाग को नहीं दे सकते, छात्र नहीं आएंगे क्लास में, हेड क्या कर रहे हैं, किसको पढ़ा ले जाएंगे? तो ये मेरा रिक्वेस्ट भी है इस मंच से कि आप लोग सभी छात्र प्रतिनिधि यहाँ पर हमको लगता है कि दिखलाई दे रहे हैं। आप कम से कम छात्र को ऐसा जरूर बोलिए कि भाई आप जाइए, आप क्लास करिए, आप प्रैक्टिकल करिए। और अगर छात्र आएंगे तो हम लोग व्यवस्था करेंगे, जैसे करें, लैब को करवाना ही पड़ेगा। तो इन चंद शब्दों के साथ मेरा आदेश भी है, थोड़ा सा घोषक महोदय का बात मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। क्षमा प्रार्थी हैं, आपको बीच में रोकना पड़ा। कारण उसके पीछे यह है कि हमारा ये कार्यक्रम 12:30 बजे से निर्धारित था और सभी लोगों को विलम्ब हो रहा है। और ख़ासकर मुझे एक माँ की चिंता हो रही है, जो माँ की अभी दरभंगा में बैठ करके एक बच्चे का इंतजार कर रही है। वो बच्चा आज सुबह ही जाने वाले थे यहाँ से, लेकिन माननीय कुलपति महोदय ने उनको रोक लिया है। वो है हमारे कुल सचिव महोदय, जिनको आज घर जाना था अपनी माताजी से मिलने के लिए, लेकिन हम लोगों ने उन्हें रोक लिया है। अब ज़्यादा हम नहीं पीड़ा दे सकते हैं उनको, इसलिए सर थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं।